सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है क्योंकि हमारी जो पूरी जर्नी जाएगी वो इसी पर बेस्ड होगी। तो ये सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने चूज़ करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट का, काफ़ी एस्पिरेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यूपीएससी सीएससी की, एक सबसे पहला और बर्निंग क्वेश्चन उनके सामने यही रहता है कि यार अपना ऑप्शनल क्या चूज़ करें। और इसके चक्कर में वो कई बार अपने ईयर्स भी बर्बाद कर देते हैं। कई बार अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, फिर एक एग्ज़ाम देने के बाद अपना ऑप्शनल को बदलते हैं। ऐसे कई केसेस देखने को आते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले एक फर्म डिसीजन आप अपनी तरफ से लें और उसमें एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें। अभी आज का जो ये सेशन जाने वाला है कम्प्लीटली एड्रेस होगा उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने मैथ्स को एज अ ऑप्शन चूज़ किया अपने सीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं मानकर चल लेता हूँ कि अब आपने ये तय कर लिया अपने दिल से कि यार हमें मैथ्स ऑप्शनल के साथ ही काम करना है। इससे पहले भी आपने कुछ इधर उधर वीडियोस वगैरह देखे होंगे, कुछ ना कुछ आपने जो नॉलेज उसे गैदर करने की कोशिश की होगी। अब उसी के मैं आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अब मैथ्स ऑप्शनल अगर आपने ले लिया है तो उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या क्या इसका सिलेबस होता है, कैसा इसका पेपर आता है और इसके पेपर में कौन सी बुक्स होती है। बुक्स के बारे में मैं सेपरेट इसके बाद डिस्कशन करूंगा। आज का डिस्कशन एक आउटलाइन होने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने एग्जाम होते हैं, इसके क्या मार्क्स होते हैं और बाकी और बातें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन। थोड़ा सा ध्यान से ज़रा समझना चीज़ों को। तो देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यार आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने, अच्छा मेरा रिकमेंडेशन सुन ले कि कौन मैथमेटिक्स ऑप्शनल किसे लेना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने या तो बीटेक में जिनका मैथमेटिक्स रहा हो, यानी कि जिन्होंने अपना बैचलर्स में मैथमेटिक्स से जिनका एनकाउंटर हुआ हो, वो आप बीएससी हो चाहे आप बीटेक हो या फिर चाहे आप अदर कोई कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएशन जो भी रहा होगा उसमें अगर आपकी मैथमेटिक्स थी तो ये आपके लिए सूट करने वाला है आपको। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, बाय चांस आप किसी अदर ब्रांच से रिलेटेड है, अदर स्ट्रीम से रिलेटेड है, आपने किसी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे या आपको लगा या आपने कहीं से सुना कि मैथ्स में अच्छा स्कोर आ जाता है या मैथ्स में थोड़ा मतलब पढ़ने से अच्छा स्कोर आ सकता है, कुछ इसके सिर्फ आपने प्रोस को सुना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपका पहले बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन भी आपका उसके साथ हुआ है, ये फिलहाल मैटर नहीं करता कि आपने उसमें कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था। अक्सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते स्टूडेंट कई बार, लेकिन यहाँ आकर फिर वो अच्छे से तैयारी अपनी कर लेते हैं। एक टच होना जरूरी होता है, मेरा कहने का कुल मिला के मतलब इतना है। और ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यार आपने कोई IITian आप रहे हों या बहुत आप सुपीरियर ऐसा कुछ आपने परफॉर्मेंस किया हो पास्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस बार की जो मैथमेटिक्स है ये बहुत माइंडफुल नहीं है। यानी कि इसमें ऐसा है कि आपने चीज़ों को समझना जरूर है, वहाँ पर दिमाग वगैरह सब कुछ लगाना है, लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी वो इस नज़रिए से नहीं की जाती है कि यार आपको दिमाग लगाना पड़े। असल में वैसा नहीं होता, ये प्रैक्टिस का गेम होता है ये वाला, ये यूपीएससी सीएससी की मैथमेटिक्स। आपको धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम पढ़ाई अपनी करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात ही करने जा रहे हैं कि यार मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर हम ले रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा हमें समझ में आना चाहिए कि इसका सिलेबस स्टैटिक है। क्योंकि आप कुछ और सब्जेक्ट लेते हो, मान लिया आप इंटरनेशनल रिलेशंस लेते हो या IR लेते हो या कुछ और ऐसे जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेते हो या कुछ भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह लेते हो, उसमें कहीं ना कहीं एक टच आ ही जाता है। उसमें इवन हिस्ट्री में भी एक टच आ ही जाता है करंट अफेयर्स का। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपका प्रॉपर जो पोर्शन होता है वो स्टैटिक होता है। जैसे कुछ हिंदी लिटरेचर या और जैसे सब्जेक्ट, उनमें मैथमेटिक्स भी एक है, इसका सिलेबस स्टैटिक होता है। तो सबसे पहला जो एस्पिरेंट को अपनी तरफ ये आकर्षित करता है इसी कारण, क्योंकि इसका सिलेबस स्टैटिक है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए स्कोरिंग है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं हिंदी लिटरेचर को ही अगर ले लूँ मैं एक एग्जाम्पल के, कई बार लोग हिंदी लिटरेचर को भी लेते हैं, हिंदी साहित्य को, या फिर इसी तरह का कुछ और जिसमें स्टैटिक है। अब उस स्टैटिक और मैथमेटिक्स के स्टैटिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये हो जाता है कि यार हिंदी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने हिंदी साहित्य लिया है फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ले रहा हूँ इस एग्जाम्पल के क्योंकि वो स्टैटिक रखता है अपना सिलेबस, उसका बदलता नहीं रहता सिलेबस। लेकिन उसमें और मैथ्स में वेटेज मैथ्स का क्यों ज़्यादा हो जाने वाला है? क्योंकि हिंदी साहित्य में आप किसी क्वेश्चन का अगर आंसर लिख रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है पूरी तरीके से उसका आंसर। ऐसा नहीं है कि जो आपने लिखा वो एकदम अकाट्य सत्य है या फिर आपने जो लिखा वो गलत हो ही नहीं सकता। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को, या फिर बहुत सारी बातें उस पर डिपेंड करती है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में 2+2 4 ही होता है किसी एक प्रॉपर क्वेश्चन को करने का। अगर फॉर्मेट आपका एग्जैक्टली ट्रू है तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 आउट ऑफ 20 ले जा लोगे, लेकिन 20 आउट ऑफ 15 अबव ले जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है अगर आपका फॉर्मेट वगैरह सब टू द पॉइंट है।
लेकिन और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता जो मैथमेटिक्स या टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे सब्जेक्ट में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से चीज़ें जो रहती हैं फिक्स रहती हैं, प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड रहती हैं, प्रॉपर स्टेप वाइज अगर आप करते हो तो आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा स्कोरिंग होने के चांसेस के रहते हैं। अब लेकिन इसका फिर एक कॉन्स भी यहीं पे आ जाता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाए या स्टेप वाइज आप फॉलो नहीं कर पाए, सॉल्यूशन आप नहीं ला पाए, आंसर आपका सही नहीं आया, तो फिर मार्क्स उसी हिसाब से कटते भी हैं। तो ये इसका दूसरा पहलू है इसी का, ठीक है ना। मेमोराइजेशन इज़ नॉट नीडेड। वैसे ऐसा भी नहीं है कि आपको मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ भी जरूर करनी पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत बल्कि नहीं रहता, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। अगर एक फॉर्मूला शीट अगर आप बनाएंगे अपने लिए तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज़ें अपने आप मेमोराइज होती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता। जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वन डे एग्जामिनेशन होता है, उसमें शॉर्ट ट्रिक ये वो सो पता नहीं कितनी चीज़ें याद करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको जितना टाइम लगेगा शुरुआत में अपने इनपुट्स डालने में, जितना ज़्यादा टाइम आप लगा सकते हो या जितना ज़्यादा आप इनपुट दोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट रिटर्न्स में मिलते हैं। तो मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो इसलिए। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, क्योंकि जब आप और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते, अपने जीएस के सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो सीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें आपको अपने एक तरह से ना स्विच करने का मौका मिल जाता है अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ रहे होते हो जो काफ़ी मेमोराइज करने वाली होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हो तो थोड़ा सा फिर वो हमें रिफ्रेशमेंट देता है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सिलेबस अपना क्या है, यानी कि कहाँ से कितनी बुक्स आती, मतलब कौन सी सब्जेक्ट्स हमारा पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर भी अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनमें से क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको फटाफट से बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारे पास 2 पेपर में एग्जामिनेशन आता है। चलो एग्जामिनेशन की टेंडेंसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब आपका एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो वो पेपर 1, पेपर 2 के फॉर्म में आता है। अब पेपर 1 का मतलब क्या होता है? पेपर 1 का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 6 सब्जेक्ट यानी 6 चैप्टर हैं। ओवरऑल मोटा मोटा बोलूँ तो 13 बुक्स अपनी हैं, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में। पेपर 1 में 6 बुक्स हैं और पेपर 2 में 7 बुक्स हैं। ये मैं अभी ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि हर एक जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ये एक अपने आप में विस्तृत है पूरा, इसको खोल के देखा जा सकता है और इसमें 1 बाय 1 डिस्कशन किया जाता है, फिर उसको बुक को पढ़ा जाता है प्रॉपर। अभी तो मैंने सिर्फ बुक्स के नाम लिखे हैं, आप ऐसा समझ लो। लीनियर अलजेब्रा हमारा सबसे पहला टॉपिक है। ये आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन जो आपका रहा होगा बीएससी वगैरह या बीटेक वगैरह, उसमें आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया था। मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस हमारा वही है जो हमने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। कुछ सिलेबस ऐसा है जो थोड़ा सा अप टू दी ग्रेजुएशन है और थोड़ा सा आपका कम है पोस्ट ग्रेजुएशन से, यानी एमएससी एमटेक उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन बीएससी से थोड़ा सा अबव है। अगर मैं मोर और लेस बोलूँ तो ग्रेजुएशन लेवल का है। जैसे लीनियर अलजेब्रा जिसमें अपने वेक्टर स्पेसेस पढ़े होंगे या मैट्रिक्स वगैरह जो मैट्रिसेस पढ़ी होती हैं, वो इसमें लीनियर अलजेब्रा में कवर होता है। कंपैरेटिवली ये ईजियर माना जाता है अगर आपने इसके क्वेश्चंस के जो ट्रेंड है उसे पकड़ लिया तो। कैलकुलस पोर्शन जो है वही, अगर आपका 11th-12th का बेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार किया हुआ है अपना 11th-12th में, कैलकुलस वाला पोर्शन आपको फॉर्मूले याद है प्रॉपरली पहले से, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। अदरवाइज जो बहुत टाइम बाद फिर मैथमेटिक्स को स्विच कर रहा है यहाँ पर आकर, तो उसको फिर अपने 11th-12th की मैथमेटिक्स के बेस वगैरह बनाने पड़ते हैं, वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ऑब्वियसली आपको, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज कैलकुलस 11th-12th की आती है, ऐसा नहीं कहा मैंने, 11th-12th का बेस रहता है। आती वही है जो ग्रेजुएशन लेवल में हमारी कैलकुलस होती है, लेकिन वो डुएबल होती है, बहुत टफ नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। मतलब मैं कहूँ तो ईजी की कैटेगरी में हम उसे डाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से की जा सकती है, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री ये वही है जिसमें आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है, बेसिकली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी यहाँ पर आती है। अगर मैं फिर कहूँ तो उसका बेस 11th-12th में ही रहता है, यानी 12th में आपने कभी 3D ज्योमेट्री जैसी चीज़ें पढ़ी होती तो उसका प्रॉपर बेस वहीं पर है। अगर आपने गैप लिया है बीच में और आप बहुत टाइम बाद अगर मैथमेटिक्स पढ़ लो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आप वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे जो 2 चैप्टर हैं क्लास 12th में, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लें, उससे बहुत अच्छा बेस आपका बन जाएगा। वो मैंने 1 शॉट में भी करा रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें देख लें, 2-3 घंटे में आपका वो कवर हो जाएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास पहले 2D ज्योमेट्री का पोर्शन आता है, फिर उसके बाद कुछ 3D ज्योमेट्री आता है। 3D ज्योमेट्री थोड़ा आगे जाते समय थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि स्फीयर तक, कोन तक और सिलेंडर तक, कोनिकॉइड यहाँ तक थोड़ा सिंपल ठीक ठाक है। आगे जाते जाते वहाँ से हायर मार्कर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पैराबोलाइड वगैरह से, और थोड़ा सा करने में एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। वो हम जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये ODE है। 2 चीज़ें होती हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE और एक ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल में रहता है, और ये इसका भी बेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12th से इसका बेस आया रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जब पढ़ी होती होंगी तो क्लास 12th में एक छोटा सा चैप्टर अपना रहता है, 9th चैप्टर अगर आप देखें तो वहाँ इसका बेस है। अगर आपको उसमें क्लैरिटी है
तो मोर और लेस ये वही है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा एक्सपांड है चीज़ों में। तो इसलिए आप क्या करोगे कि अगर वो आपका बेसमेंट अच्छा बना हुआ, डायरेक्टली आप बुक पढ़ सकते हो सीधे ग्रेजुएशन लेवल की, आपको एकदम समझ में आएगा। ओडी बहुत टफ नहीं है, ये इजी चैप्टर्स में से माना जाता है बस। लेकिन वही है, ये प्रैक्टिस का गेम होता है। पूरे चैप्टर जितने हम चल रहे हैं ईजी ही हैं कंपैरेटिवली, लेकिन इनमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में उसी समय रिप्रोड्यूस करना होता है चीज़ों को। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, ये भी वैसे बीएससी लेवल में था, जब मैं था तो उस समय तो था, अभी भी ऑब्वियसली होगा। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन रहता है, इसमें वही वाली चीज़ें जैसे कैटेनरी हो गया, कंस्टेंट मोशन हो गया, या सर्कुलर मोशन हो गया, या फिर जो आपके प्लैनेट्स वाला प्लैनेट्स लॉ ऑफ मोशन हो गए, वो वाली चीज़ें जो होती हैं स्टैटिक्स डायनेमिक्स के अंदर आती हैं। असल में बहुत सारी चीज़ें, रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो इसमें आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ये सब इसी में आता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में। हम कभी कभी इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, स्टैटिक्स को अलग और डायनेमिक्स को अलग। ये भी ऐसा है थोड़ा सा कि इसके क्वेश्चन थोड़ा सा आजकल ट्रेंड इसका बदल गया, थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, हम प्रॉपर एक एक चैप्टर पे जब उसको स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपरली उस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अभी मैं एक हल्का सा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि अच्छा ये चीज़ें हमने सुनी है या हम इसमें कर सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस जो है, ये वेक्टर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपने वेक्टर अलजेब्रा 12th में पढ़ा या उससे कोई लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। होने के लिए ये भी आपका ग्रेजुएशन का ही एक चैप्टर टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और कुछ चीज़ें, और फिर उसके बाद आगे डाइवर्जेंस, कर्ल, इन चीज़ों को आपने देखना पड़ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आप कर रहे हैं तो आपने जरूर इन चीज़ों का नाम सुना होगा, बस वही है। इसमें ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ऐसी चीज़ें हैं। 2-3 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, वही है, और उसी पर मोर और लेस क्वेश्चन उसी पर हमेशा लगभग बनता है। तो ये भी एक तरह से डुएबल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो पेपर 1 आपके सामने रखा हुआ है, ये डुएबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी हम कहें कि यार बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स है या फिर एकदम रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा ईजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पढ़े जाओगे हो जाएगा, ये नहीं होता ईजी का मतलब। ईजी का मतलब है कि डुएबल है। डुएबल मतलब कि जब आप करोगे, एक डिसेंट एफर्ट्स अगर आप लगाओगे तो इसमें रिजल्ट आता है, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2, अच्छा पेपर 1 भी 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो ओवरऑल 500 मार्क्स के होते हैं। कोई भी ऑप्शनल अगर आप लेते हो, हर ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दोनों अलग अलग ऑप्शनल होते थे। पहले अभी फिलहाल ये है कि जैसे आपने मैथ्स लिया तो मैथ्स का ऑप्शनल 1 और मैथ्स का ऑप्शनल 2 दो अलग अलग समय में होंगे, और 250 मार्क्स के दोनों पेपर हैं। जब हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये भी 250 मार्क्स का। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मॉडर्न अलजेब्रा, ये इसका पहला हम इसे चैप्टर या पहली बुक हम इसे कह सकते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड आइडल्स वगैरह ये हम चीज़ों को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब हम इसे स्क्रैच से उठाकर चलते हैं। बीच से पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा। थ्योरम्स वगैरह से स्टूडेंट कई बार घबराते हैं, ऐसा लगने लगता है कि थ्योरम से कैसे हम इतनी सारी थ्योरम्स याद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी इंटरलिंक्ड रहती है आपस में। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से डेफिनेटली समझ में आएगा, मुझे भरोसा है। रियल एनालिसिस जो होता है, ये रियल एनालिसिस भी, इसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर है ना, जैसे मैंने जब शुरुआत में पढ़ा था मुझे सबसे टफ यही लगा था वैसे, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा रियल एनालिसिस वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा लगा था डिफिकल्ट जब शुरुआत में मैंने किया था। लेकिन बाद में जब करते गए तो कुछ चीज़ें समझ में आती रहती है कि यार एक जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिन्हें आपने पहले हिट करना चाहिए। जब आप उन्हें पहले पढ़ लेते हो तो फिर आपको दूसरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए भी ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स इसमें हैं, जैसे आप इसमें देखोगे तो रीमान इंटीग्रल्स, इसी में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस जैसी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत ईजिली ये चीज़ें समझ में आएंगी डेफिनेटली। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हो। शुरुआत में इसमें एनालिटिकल फंक्शन जैसी चीज़ें होती हैं, अगेन ये भी ग्रेजुएशन लेवल में था, लेकिन उसके बाद फिर इसमें कंटूर इंटीग्रेशन है, डेफिनेटली वो भी था, टेलर्स थ्योरम और लॉरेंट सीरीज वो वगैरह। वो जो टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज वो हैं, उससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल में था, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल में मतलब आपको आता होगा, ऐसा सोच के नहीं बोल रहा मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये था। पढ़ेंगे तो हम इसे स्क्रैच से, स्टार्टिंग से, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। बस टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी चीज़ें, आपको लगना पड़ेगा इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि यार आज हमने एक लेक्चर देखा और हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लगना पड़ेगा। एक कम से कम 1 साल मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर लगना पड़ता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से कर रहे हो, तो आप 7 महीने 8 महीने अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स का सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर है और ऑप्शनल्स के।
लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये वैसा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने कभी सुना होगा, एक बार क्लास 12th वगैरह में आया था, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी लीनियर प्रोग्रामिंग आती है, तो उसी लेवल की लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर है, थोड़ा अच्छे लेवल की होती है, और क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर हमें अवेलेबल रहता है तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे मैंने आपको बताया पीछे ODE था जिसमें हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर उस तरह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की चीज़ें पढ़ते थे, उसी का एक अच्छा सा वर्जन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलता है। और आप देखोगे ये भी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग चैप्टर अगर आप इसे देखेंगे तो, जिसमें मतलब आप समझ होंगे ना ∂x इस टाइप के जो होते हैं वो वाला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या हमारी फैमिलियरिटी है इन चैप्टर्स में, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ इन बुक्स के साथ। अभी नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रेजुएशन लेवल में ये भी था। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी NA कहते थे जिसे, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हटके हो गया, मतलब हटके मतलब इसमें कुछ अलग चीज़ हो गई, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा होगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो पूरा कैलकुलेटर बेस्ड आपका होने वाला है। अगर आपने कभी ग्रेजुएशन में देखा होगा तो एक सब्जेक्ट होता था मैथ्स में, इसमें कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलता था, वो यही वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और ये ना अगर बिना कैलकुलेटर के करोगे तो तब तो खैर हमें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब कैलकुलेटर हमारे हाथ में होता है तो पूरी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट है एक तरह का, ये वाला जो बुक हम, ये वाली जो चैप्टर में दिया गया है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, बस हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर 2 हो गए, एक स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वाला जो हमने पीछे देखा पार्ट 1 में, और ये पेपर 2 में मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये भी थोड़ा सा आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। मतलब ऐसा बहुत हाई फाई फिजिक्स वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस होते हैं। देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही फिजिक्स से आउट ऑफ द बॉक्स हो गए तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर ट्रेंडी टॉपिक जो मतलब एकदम हम कहेंगे कन्वेंशनल है, अगर वैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर ये डूएबल होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स के ये 2 चैप्टर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, इस पर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, बाकी सारे डूएबल हैं, आसानी से हो सकते हैं अगर हम उन्हें करने पर आ जाएँ तो। ठीक है, और काफ़ी आसानी से होते हैं चीज़ें। शुरुआत अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद फाइनल में अपनी टिप वगैरह दूंगा, उसके बाद फिर अपना ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें इन चीज़ों को शुरुआत से सारी चीज़ों को पढ़ना भी है। फिलहाल मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा है। देखिए 3 घंटे का पेपर 1 पेपर 2, ये 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का ये भी, 250 मार्क्स का ये भी, अलग अलग पेपर हैं दोनों, मैथ्स के ही हैं दोनों। 3 घंटे में आपको 250 मार्क्स का पेपर आपका आता है, 8 क्वेश्चन होते हैं मात्र, उसमें से आपको 5 ही करने होते हैं। बड़ा खुशी भी हुई सुन के, लेकिन थोड़ा सा असल में होता है कि नाम के वो 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको 5, पहले आप मेरी बात सुन लो फिर वहाँ देख लेना, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब उसको करने का तरीका क्या है सुनिए। 8 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4 क्वेश्चन रहते हैं, और सेक्शन बी में आपके 5 6 7 8 4 और क्वेश्चन रहते हैं। तो 4 क्वेश्चन, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इसमें बोला जाता है कि 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 8 में से 5 करेंगे। अब उन 5 में इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि जो सेक्शन ए है उसका पहला वाला क्वेश्चन 100% करना है आपको, यानी वो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, उसे करना ही करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसे छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ। ऐसे ही सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है या ओवरऑल जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। अब उसके बाद भी आपको दोनों सेक्शंस में से एक एटलीस्ट क्वेश्चन दोनों में से उठाना है, और फिर फाइनल जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा वो आप किसी में से भी कर सकते हो। पता नहीं आप समझे होंगे, समझ गए होंगे, वैसे ये तो हम चीज़ें कर लेते हैं, जब हम पेपर वगैरह देंगे तब भी समझ जाएंगे, लिखा भी आप सामने पढ़ सकते हो। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी सी है। अब मज़े की बात ये होती है कि ये क्वेश्चन 5 नहीं होते, हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अब आप समझ जाओ, जब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो असल में एक क्वेश्चन है उसके अंदर 5 क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग 25 क्वेश्चन, वो हमें करने पड़ते हैं 3 घंटे के अंदर। और आसान होता है क्योंकि 13 बुक में से क्वेश्चन आते हैं। अब 13 बुक आप पढ़ोगे, अब 5 ही क्वेश्चन आए तो ये तो फिर जायज़ भी नहीं होगा ना, तो ये बात होती है। तो इस तरीके से इसका होता है। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इसी तरह का ट्रेंड जो है चलता है। ये मैंने सोचा था कि एक आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। सारी बातें एकदम से हम तो नहीं कर सकते कि यार बुक भी कौन सी होगी, एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा काम होकर हम चीज़ों को समझ लें कि यार एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, क्या हमें फ़ायदा है, क्या हमें घाटा है मैथमेटिक्स लेकर। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था तो डेफिनेटली आपको इसे लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा, मैंने डेट इसके लिए तय की है, हमारा 1 अगस्त से मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आगे हम देखते हुए चलेंगे। ज़रूरी होगा तो फिर हम 2 बुक्स को एक साथ भी उठा लेंगे। अभी मैं साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जीएस वाला पोर्शन है उसे भी पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है ना। तो उस कुछ टाइम उसमें भी मेरा जा रहा है और बाकी ये हम ये चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल दिसंबर से पहले अगर आप इसका लगभग 80% पोर्शन भी अगर आप कवर कर दे तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। बस मेन इसमें यही होता है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो होपफुली जो मैंने आपको आज बताया वो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि यार हमें कैसे कैसे चीज़ों को करना है। बस इसमें यही है, मैंने पहले ही बोल दिया, चीज़ें टफ नहीं है, बस चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड होती है। हमें चीज़ों को समझने तक उसमें एफर्ट्स अपने लगाने होते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा खेल आपका प्रैक्टिस का होता है। कैसे अपनी नोटबुक बनानी है, कैसे फॉर्मूला शीट बनानी है, उन चीज़ों पे मैं बाद में सेपरेटली अलग से डिस्कशन करूँगा, वरना ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वीडियो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो कंटेंट्स तैयार कर सकूं जो कि स्ट्रिक्टली ओरिएंटेड हो आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। मैं अभी ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि यार बीएससी के स्टूडेंट को है, मैं स्ट्रिक्टली अभी इसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ने मुझे इससे पहले भी कहा था, अदरवाइज मैं बीएससी के लिए पढ़ाने वाला था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।